जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स की एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है, हमारे साथ रहिएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे आपसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इवन दो कुछ अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता हुआ तो उसको भी आखिर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो प्यारे बच्चों कंपाउंड बेसिकली एक सब्सटेंस होता है। ठीक है। सब्सटेंस आपको पता है कि किसी भी शय को कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। और ये सब्सटेंस जो है ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ सिंपली आपको पता होगा दैट इज़ H2O। और आप इस कंपाउंड को जो है वो सब्सटेंस कह सकते हैं। तो अब इसको सब्सटेंस कह सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें आपको नज़र आ रही हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट है। इसमें हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। तो दो एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तभी कंपाउंड बनता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड की, ये भी एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड कैसे है, ये भी सब्सटेंस है। इसको आप सब्सटेंस या कंपाउंड ऐसे कह सकते हो कि इसमें भी दो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, दैट इज़ सोडियम एंड क्लोरीन। तो लिहाजा ये कॉमन सॉल्ट है, ये टेबल सॉल्ट है, आप घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और कंपाउंड आपकी बुक में दर्ज है दैट इज़ बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है और सिलिकॉन नज़र आ रहा है। सो इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा दो एलिमेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं। इसके अलावा मैं अगर और एग्जांपल कोड करूं तो एक और हमारे पास कंपाउंड है। अब इसमें देखें दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। दैट इज़ बेसिकली नोन एज कास्टिक सोडा, इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा। इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका असली नाम है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्यारे बच्चों ये जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ बेसिकली OH और साथ इसके जो ये सोडियम है, सो दैट मेक्स अ स्टोरी ऑफ कंपाउंड। इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें सोडियम भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है। इसके अलावा अगर आप और बात करें मुझसे तो मैं एक और कंपाउंड आपके सामने नॉमिनेट करवाऊंगा दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में आप खुद मुझे बताएं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं। सो लिहाजा दैट इज़ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी एक कंपाउंड है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो उसके बाद जनाब हमारे पास एक और कंपाउंड है दैट इज़ बेसिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में आपको दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। और इसके अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट है, एक और कंपाउंड है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में भी आपको तीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा शुगर, आपने जो चीनी आप खाते हैं C12, H22, O11, ये भी एक कंपाउंड है, इसमें आपको तीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज़ H2SO4, इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं दैट इज़ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एंड द लास्ट वन इज़ अमोनिया। अमोनिया में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। सो प्यारे बच्चों ये सब कंपाउंड्स हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ 2 and more एलिमेंट्स एंड दे आर ऑल आर सब्सटेंसेस। आप इनको सबको क्या कह सकते हो, सब्सटेंसेस कह सकते हो। इसके अलावा भी मेरा दिल भरा नहीं है मज़ीद कंपाउंड्स का। ये 100 ऑफ कंपाउंड जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया में हैं, तो बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आप कह लें। अब ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ पोटाशियम ब्रोमाइड, राइट। ये भी आपके सिलेबस में है, दैट इज़ पोटाशियम और ब्रोमीन से मिलकर बना है ये। एक और कंपाउंड है दैट इज़ कॉपर सल्फेट, इसमें कॉपर है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है।
तो सोडियम क्लोराइड की बात हो गई है। इसके अलावा एक और कंपाउंड है दैट इज़ बेसिकली HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा आपके घर में आने वाली गैस भी एक कंपाउंड है दैट इज़ CH4, मीथेन गैस। तो लिहाजा ये सब कंपाउंड जो हैं ये आपके इर्द गिर्द होते हैं। आपने इनको बस इनके फार्मूलाज को याद करना है। देखें मैंने बहुत से फार्मूलाज आपको बताए और आपने इनको याद करना है, राइट। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। सो कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। आपको मैंने भी बहुत से एलिमेंट्स के नाम बताए जो मिलकर क्या बना रहे थे, कंपाउंड बना रहे थे, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। अब मैंने आपको पहले बच्चों ये बात समझानी है कि ये फिक्स रेशियो बाय मास क्या है, राइट। इसकी हम बात करते हैं। अब फिक्स रेशियो बाय मास को समझने के लिए पहले बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वाटर को लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी मैं आपको एलिमेंट्स बताता हूँ इनका एक वज़न होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो कार्बन है इसका वज़न 12 होता है, 12 AMU कह लें या आप इसको ग्राम कह लें, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन है, इसका जो वज़न है दैट इज़ समथिंग लाइक 16 AMU, राइट। AMU वज़न का यूनिट होता है एंड ग्राम भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पे हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, इसका वज़न जो है दैट इज़ 1 AMU या फिर आप इसको भी ग्राम में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ऑक्सीजन का मैंने आपको बता दिया। सो लुक एट दैट, हमारे पास अब यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कैन यू गेस ये कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? यस, ये 2 कंपाउंड्स हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस की शक्ल में ज़्यादातर हमें मिलती है कुदरत में, और ये हमें गैस, लिक्विड, सॉलिड, बर्फ़ की शक्ल में पानी मिलता है, लिक्विड की शक्ल में पानी मिलता है, गैस की शक्ल में बादल, वेपर्स, भाप, ह्यूमिडिटी, ये सब। तो ये 2 कंपाउंड्स हैं हमारे पास। अब इनका हमने समझना है फिक्स रेशियो बाय मास, राइट। क्या समझना है? फिक्स रेशियो बाय मास। अब फिक्स रेशियो बाय मास हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनका फिक्स रेशियो बाय मास। तो पहले बच्चों कार्बन जो है और वी हैव ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो है वो 2 होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो 2 होते हैं। सो कार्बन का वज़न मैंने अभी आपको बताया था दैट इज़ 12 और ऑक्सीजन का वज़न जो है दैट इज़ 16। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 16s आर 32 और यहाँ से देखें 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 16 3 8। सो दैट इज़ अ सिंपलेस्ट रेशो। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशो भी मैंने आपके सामने निकाला है 3:8, यानी कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के हिसाब से आपस में मिलेंगे। हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के हिसाब से आपस में मिलेंगे। लेकिन ये बात नहीं कि दोनों एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे 3:8 के हिसाब से मिलेंगे। अब लेट्स से दैट अब ऑक्सीजन फिर ले लेते हैं, लेट्स टेक ऑक्सीजन वंस अगेन। अब इसके साथ हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं। अब पानी का फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें H2O होता है, यानी 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का वज़न 1 है और ये 2 एज इट इज़ आएगा नीचे, ठीक है। रेशो 16 आएगा, ये हो जाएगा 2, रेशो 16 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8। अब देखें ऑक्सीजन जब मिला था कार्बन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ मिला था तो उसने क्या बनाया था 8:3, यानी कि 8 हिस्से ऑक्सीजन मिला था और 3 हिस्से कार्बन मिला था। दैट इज़ द फिक्स्ड रेशो। ये साइंसदान बताना चाह रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखें अब की बार भी ऑक्सीजन 8 हिस्से ही मिला है, लेकिन उसने हाइड्रोजन को कितने हिस्से जोड़ा है, सिर्फ 1 हिस्से। सो दैट इज़ फिक्स रेशियो बाय मास, क्योंकि हमने इसको मैथ की मदद से निकाला है। ये हमने मैथ की वैल्यू प्लेस की थी ना। जब मैथ की वैल्यू प्लेस करेंगे तो मैथ की वैल्यू प्लेस करके ही आप एक रेशो निकाल सकते हैं कि भाई कितना मैथ कितने मैथ के साथ। यानी मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास एलिमेंटल कार्बन है, अगर आपके पास एलिमेंटल ऑक्सीजन है, आप इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर आप कह लो कि आपको 8 किलो ऑक्सीजन चाहिए होगी और कम से कम 3 किलो कार्बन चाहिए होगा। फिर आपस में ये दोनों मिलेंगे और एक गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ख्याल है? जब चाय बनानी है तो फिर हम 1 चम्मच पत्ती का डालेंगे ना, ये तो नहीं होगा ना डाल दी चले जाएंगे। तो चाय बनाने के लिए भी एक फ़िक्स मास की ज़रूरत है ना, कि जो हमने दूध में डालना है। अब दूध ये तो नहीं है ना कि हम डाल ही चले जाएंगे। कितनी चाय बनानी है ये डिपेंड करता है, 1 कप 2 कप 10 कप।
तो लिहाजा इस तरह से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कितना कार्बन इस्तेमाल होगा बाय मास, कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा बाय मास, तो वो साइंसदानों ने बताया कि ये है फिक्स रेशो बाय मास। साइंसदानों ने क्या बताया? ये है फिक्स रेशो बाय मास, यानी कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन आपस में मिलेगा। इवन तो मैंने आपको भी बहुत से डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बताया जो कि आपस में मिलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में, तो आपको आई होप अंदाज़ा हो गया होगा। सो अभी द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड। अभी हमने एक सवाल कर लिया, डिफाइन कंपाउंड्स एंड वेरीफाई विद इट्स एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स अब डेफिनेटली हमने कंपाउंड की डेफिनेशन की बात कर ली, फिक्स रेशियो बाय मास समझ लिया। अब आपको बोर्ड में क्या आएगा, दे विल आस्क यू क्वेश्चन डिफाइन कंपाउंड, तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ से आप इसको लेंगे, यहाँ तक आप लिख देंगे डिफाइन कंपाउंड, आपको सवाल आएगा और उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एलिमेंट्स लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज़ टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये देखें कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, जब ये आपस में दोनों मिल गए, कार्बन की एक अपनी शनाख्त थी, ऑक्सीजन की एक अपनी शनाख्त थी, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो एक नई चीज़ बन गई है, दैट इज़ अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें अब कार्बन की खसूसियात भी शामिल हैं और ऑक्सीजन की खसूसियात भी शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से एक नया सब्सटेंस बन जाता है, यानी एलिमेंट्स के मिलने से एक नई चीज़ बनती है, राइट। जैसे आटा है और यू हैव सम कीमा टाइप थिंग्स, और आपने रोल बनाया तो एक शोरमा बन गया, तो एक नई चीज़ बनी ना, तो उसमें रोटी के करैक्टर्स भी हैं और कीमे के करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, सो दैट मेक्स एन आइडिया। So have entirely different properties. Compounds can be broken down into its constituent elements by simple physical methods. यानी अगर आप ये कहें कि अब ये सर आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, तो सर इसको मैं हथौड़ी मार के तोड़ सकता हूँ, मतलब दोबारा कार्बन को लैदा कर सकता हूँ, ऑक्सीजन को लैदा कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास एक सिलेंडर में गैस है, तो मैं उसको किसी प्रेशर वाली मशीन में डालता हूँ और मैं दबा कर जो है सर कार्बन लैदा कर दूँगा और ऑक्सीजन लैदा कर दूँगा। तो आप फिज़िकल मेथड से काम नहीं कर सकते, यानी जलाकर, दबाव डालकर, कोई हथौड़ी मारकर या कोई प्रेशर लगाकर। बहरहाल आप केमिकल रिएक्शंस करके दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ सकते हैं, तो यू कैन डू इट बट नॉट बाय सिंपल मेथड्स। तो आप सिंपल मेथड्स के साथ दोबारा इन कंपाउंड्स को तोड़ नहीं सकते। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको फिक्स रेशो बाय मास समझा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ का कॉम्बिनेशन बनता है, उनका फिक्स रेशो क्या निकलता है, 3:8। ये देखें मैंने आपको भी बताया था 3:8 जो है फिक्स रेशो होता है। और इस तरह जब पानी बनता है, पानी भी एक कंपाउंड है, ठीक है, मैंने और बहुत से कंपाउंड्स के नाम आपको बताए। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो लिहाजा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका केमिकल कॉम्बिनेशन 1:8 बाय मास के हिसाब से होगा, यानी कि मास के हिसाब से 1:8 होगा पानी में। अब आपको बोर्ड में MCQ भी आ सकता है, भाई बताएं कि पानी का फिक्स रेशो बाय मास क्या है, तो आपने बोर्ड MCQ याद रखना है कि भी 1:8 है। और अगर आपको ये बोर्ड में सवाल आ जाए कि भी बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स रेशो बाय मास क्या है, तो आपने याद रखना है दैट इज़ 3:8। तो प्यारे बच्चों 2 MCQs मैंने आपको यहाँ पे बता दिए इस पेज के ऊपर। सो चलते हैं अगले पेज के ऊपर। तो प्यारे बच्चों अगली बात ये की जा रही है कि कंपाउंड की अगर हम क्लासिफिकेशन करें, राइट, कंपाउंड की प्यारे बच्चों अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो कंपाउंड बहुत से किस्म के होते हैं। दे आर बेसिकली आयोनिक इन नेचर एंड दे आर बेसिकली कोवेलेंट इन नेचर। अब आयोनिक क्या होते हैं, जिनमें बेसिकली आयोनिक बॉन्ड मिलता है, ठीक है, जिनमें क्या पाया जाएगा, और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तो जो आयोनिक बॉन्ड जिनमें मिलेगा आपको, बेसिकली ये वो आयोनिक कंपाउंड होंगे। लेट्स से दैट सोडियम एंड क्लोराइड, ये एक आयोनिक बॉन्ड होगा क्योंकि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। जैसे आपने अभी पढ़ा शुगर C12H22O11, या अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, या आपने अभी वाटर पढ़ा, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। यानी कंपाउंड जो कोवेलेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड जो हैं वो आयोनिक भी हो सकते हैं। तो अब आपने बस ये पहचानना है, आपकी जो सिलेबस में भी है मैं आपको फ़िलहाल वही बता देता हूँ, जैसे KBr, जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये सब आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब मैं आप आज के बाद अगर आपसे मैं सवाल करूँ जी आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड,
तो मैं वहाँ पर 3 कंपाउंड कोवलेंट दे दूँगा और 1 कंपाउंड मैं आयोनिक दे दूँगा, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना होगा। और आप यहाँ बुक की एग्जांपल से कर सकते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड है उन पे अभी निशान लगा लें आप, जिस तरह ये है आपके पास, यहाँ पे आप आई लिख लें, यहाँ पे भी आप आई लिख लें, यहाँ पे भी आप आई लिख लें। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे इस टेबल की, तो इस टेबल में भी जो आयोनिक कंपाउंड है यहाँ पे आप आई लिख लें, यहाँ पे आप आई लिख लें, आई 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 आई, चोट भी लगती है ना इंसान को तो फिर बाद में करता आई सो ये कोवलेंट है, जहाँ पे कोवलेंट है वहाँ पे आप सी लिख लें, ठीक है, ये कोवलेंट है, कोवलेंट। अब आपको कि सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा? तो आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा। ये इसमें जिसमें दोनों नॉन मेटल्स होंगे वो कोवलेंट होगा, जिसमें एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा वो आयोनिक इन नेचर होगा। तो बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो कैटेगराइज्ड हैं। आपको याद होगा मैंने जब एलिमेंट्स का टॉपिक आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें, जैसे अब हमारे पास ये एक पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो रेड एलिमेंट्स हैं, ये देखें, ये रेड है, ये भी सब रेड हैं। जो ब्लू किए हुए ना उन्होंने, ये ब्लू वाले सब नॉन मेटल्स होते हैं। यानी कि जब आपको ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हुए नज़र आएंगे तो ये क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड 2 किस्म के बता दी ना मैंने, आपको क्लासिफिकेशन कर दी। मैंने बताया कि कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं और कोवेलेंट हो सकते हैं। सो ये नॉर्मल गैसेस होती हैं, ये सब नॉन मेटालिक इन नेचर होती हैं। जो अब ये येलो वाले जो हैं, येलो वाले, ये सब येलो वाले क्या होंगे, किस नेचर के होंगे? मेटालिक नेचर के होंगे। तो जिस तरह आप लेट्स से दैट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और 11, ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट कंपाउंड है। तो देखें अब ये कार्बन है, ये देखें ये ब्लू है, और देखें ये हाइड्रोजन है, ये भी ब्लू है, और देखें ये ऑक्सीजन है, ये भी क्या है? तो जब सारे ब्लू वाले आपस में मिलेंगे तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएंगे? ये बनाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि सब ब्लू वाले मिले ना, सब नॉन मेटल्स आपस में मिले। अब देखें लेट्स से दैट आपके पास अब ये वाला कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अब आपने डिक्लेयर करना है ये कोवेलेंट है कि आयोनिक है। तो देखें ये कार्बन है जो कि ब्लू इन नेचर है, और ऑक्सीजन भी ब्लू है, यानी दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो ये क्या हुए? कोवेलेंट कंपाउंड हुए। इस तरह ही अगर आप कहें कि सर सोडियम है, जिस तरह देखिए सोडियम आपको नज़र आ रहा है 11वें नंबर पे। अब सोडियम है और क्लोरीन है, ये देखें क्लोरीन है। अब एक मेटल है, यानी कि ये येलो वाला जो है, ये सारे जो येलो है ना, ये मेटल्स हैं। तो लिहाजा अब सोडियम और क्लोरीन अगर आपस में मिलेंगे तो अब ये तो कोवेलेंट नहीं होंगे ना, अब तो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है। तो जब ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन होगा, यानी मेटल का और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या समझ में आती है बात? ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। ये कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। तो ये ट्रिक है अगर आपको उसको पहचानना है किसी कंपाउंड को कि वो आयोनिक इन नेचर है या फिर इफ़ यू से सर ये बताएं ज़रा कॉपर सल्फेट। तो देखें अब सल्फ़र, ये देखें ज़रा आप, ये सल्फ़र है और इसके अलावा और साथ आपको नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन है। तो सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है ये दोनों ब्लू इन नेचर है। और देखें कॉपर है, कॉपर ये आपको नज़र आ रहा है 29 पे। तो अब एक येलो है और 2 ब्लू हैं, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, यू नो कॉपर सल्फेट। ये देखें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फ़र और ऑक्सीजन, तो कॉपर सल्फेट। अब ये क्या है? अब आपको बताइए कि इसमें ये तो मेटल हो गया और ये दोनों क्या हो गए? नॉन मेटल। तो फिर कौन सा बनेगा? आयोनिक। तो आयोनिक क्यों बनेगा? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, येलो ब्लू वाला कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक इन नेचर भी होते हैं और कोवेलेंट इन नेचर भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवेलेंट। तो आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो इसके बारे में लिखा हुआ है मज़ीद कि व्हाट डू यू नो अबाउट आयोनिक कंपाउंड। तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा, यानी आज़ाद हालत में नहीं मिलेंगे आपको ये। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ये भी इनका करेक्टर आयोनिक कंपाउंड्स का कि ये एक स्ट्रक्चर बना के रहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग नहीं बना लेते आप, बुर्ज खलीफा बना लिया, कराची की हबीब बैंक की बिल्डिंग बना ली, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। इस तरह ये मेटल्स जो होते हैं और नॉन मेटल्स के साथ ये क्रिस्टल्स बना के रहते हैं। जैसे मैं आपको क्रिस्टल दिखाता हूँ एक, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि अब ये आपके सामने क्या है? एक
सोडियम और क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है, ये देखें लिखा हुआ ना सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। सो अब ये एक रेगुलर अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है जिसमें बड़े एटम्स क्लोरीन के हैं, छोटे एटम्स सोडियम के हैं और ये आपस में मिले हुए हैं, दे आर कंबाइंड, ये आपस में मिले हुए हैं और इन्होंने एक शेप ली हुई है, दैट इज़ क्यूबिक शेप। जैसे आपका बर्फ़ का क्यूब होता है तो इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिस बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, लैटिस इज़ अ बेसिकली a shape you can say, so that is how you goes on with this। और आप समझने की कोशिश करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये देखें लिखा भी हुआ है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली क्रिस्टल्स इन नेचर। जैसे आपने घर में नमक खाया होगा तो वो भी क्रिस्टल होता है, यू नो, लुक एट दैट, नमक बहुत हार्ड सा क्रिस्टल होता है। आप उसको एक चम्मच पे लें और उसको आग पे ले जाएं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी शेप को वो ख़राब नहीं करेगा क्योंकि उसका आपस में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो गर्म हो जाएगा लेकिन अपनी शेप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जिस तरह का वो क्रिस्टल है वैसा ही रहेगा। मट्टी ले लें आप, मट्टी भी क्रिस्टल की ही एक हालत है। डायमंड ले लें, क्रिस्टल की एक हालत है। इवन जो आपकी पेंसिल का सिक्का है ये भी एक क्रिस्टल की ही हालत है। तो ये हमारे पास सिचुएशन समझ में आ गई कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते हैं, दे आर नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। वो छोटे छोटे यूनिट्स में नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा दे हैव अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, इनका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होता है विच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। और ये सराउंड किससे कर रहे होते हैं? ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। जैसे भी आपको दिखाया कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, दैट इज़ बेसिकली क्रिस्टल लैटिस। सो दीज ऑपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और ये जो सोडियम और क्लोरीन है फिर आपस में एक दूसरे को बड़ा अट्रैक्ट, जैसे मैग्नेट टूट जाता है ना, वो दोबारा आपस में अट्रैक्ट करता है। इस तरह ये एटम्स भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं जब ये चार्ज हो जाते हैं, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। सो जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। और फिर डेफिनेटली इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। सो दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला यूनिट्स। तो फिर आप इनको पूरा तो फार्मूला नहीं लिख सकते ना। अब अगर आप लेट्स से दैट लाखों एटम्स आपस में इकट्ठे हैं तो आप लाखों एटम्स की तादाद थोड़ी लिखेंगे, तो आप बस सिंपल से उसमें बता देंगे कि इसमें क्लोरीन भी है और इसमें सोडियम भी है। अब क्या रेशो से है वो बता देंगे आप। तो लिहाजा सिंगल रेशो सोडियम है, सिंगल रेशो क्लोरीन है। जबकि आप KBr को देखें, पोटाशियम ब्रोमाइड को देखें, तो यहाँ पर भी एक पोटाशियम है, एक ब्रोमीन है। तो आप कॉपर सल्फेट को देखें तो यहाँ कॉपर का रेशो 1 है, सल्फर का रेशो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशो 4 है। तो इस तरीके से हमें समझ में आती है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये भी बताया जाता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं फिर उनके बारे में हम क्या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में? कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है यू नो मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऊपर बताया कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कोवलेंट कंपाउंड। आप कह लें कि जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसका फार्मूला जो है आपके सामने है, पानी का H2O है, HCl है, मैंने शुरू में बता दिया ना लेक्चर के, H2SO4 है, CH4 है। तो प्यारे बच्चों ये आपने टेबल भी लाजमी याद करना है, ये आपको बोर्ड में आएगा कि बताएं जी, आपको कैसे सवाल आ जाएगी, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इन वॉशिंग सोडा। तो आप कहेंगे सर ये तो हमने कहीं पूरी बुक में स्टडी नहीं किया, कास्टिक सोडा किधर है, वॉशिंग सोडा किधर है। तो यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने इसके फार्मूले दिए हुए हैं, तो लिहाजा ये टेबल के फार्मूले आपने लाजमी मेमोराइज़ करने हैं। ये सब फार्मूले आपको आने चाहिए। और ये कौन से कोवलेंट इन नेचर हैं, कौन से आयनिक इन नेचर हैं, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगी, मिक्सचर के ऊपर हम बात करेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही है। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जाते जाते कि सवाल क्या आएंगे। अब आपको मैंने क्लासिफिकेशन तो कर दी कि कंपाउंड जो हैं वो आयनिक इन नेचर भी होते हैं और कोवलेंट इन नेचर भी होते हैं। तो लिहाजा जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको सवाल आ सकता है कि जी व्हाट आर फार्मूला यूनिट्स। आप अभी सवाल लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप सवाल लिख सकते हैं कि गिव फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आपने कहना जी ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस रखते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये कैरेक्टर्स है ना आयनिक कंपाउंड के। तो ये जो आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स हैं ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाने हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो लिहाजा ये वहाँ का सवाल है।
तो अभी बस यहाँ का सवाल आप ये कर लें कि व्हाट इज़ फार्मूला यूनिट्स, और इसके अलावा ये आप कर लें कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप कह लीजिए कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एग्जांपल के तौर पे आप ये दे सकते हैं नीचे जो फार्मूले लिखे हुए हैं 4, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये वाटर है, आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और आगे फिर मीथेन गैस है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।